हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर। जैसा कि आपको पता है, हम सीरीज ऑफ पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के 2017 से हमने पेपर डिस्कस करना स्टार्ट किया था। अभी 2019 पे हम पहुंच चुके हैं। आज सितंबर वाले सेट का हमें सेट बी डिस्कस करना है। बहुत सारे सेट्स किए हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स भी आपको अपने अटेम्प्ट्स में दिखती जा रही होंगी। ऐसे ही करते करते जब हम 2024 पे पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आपको इनसे बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो साथ में डेली मेरे सॉल्व करते चला करिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन का टाइप या फिर उसका सोल्यूशन जो आप चाहते हो कि स्किप हो जाए, मैं ना उसको सॉल्व करूं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज सेट बी लिया है मैंने। यहां पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो पढ़ना मैंडेटरी है पेपर अटेम्प्ट करने के पहले। जो भी फर्स्ट टाइमर्स है वो इन सारे डायरेक्शंस को ध्यान से जरूर पढ़ें, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। 2019 में ये जो सितंबर वाला अटेम्प्ट है, इसके पहले जितने भी प्रीवियस हमने अटेम्प्ट किए थे, इसमें कहीं भी स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस नहीं थे। आज पहली बार स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस मिले हैं। मतलब जो भी आप चीजें पढ़े, देखो बहुत कोई उल्टी पुल्टी स्पेलिंग्स नहीं होंगी। जनरली जो आपको स्पेलिंग्स मिलेंगी वो वही होंगी जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, लेकिन फिर भी हम उनको इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से शायद हम इनको भी करेक्टली आंसर नहीं कर पाते। तो इसको ध्यान से देखिए। और इससे एक चीज सजेस्ट ये भी होती है कि जो कॉमनली आप चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे डायरेक्शंस की बात करें, ये एक वर्ड भी यहां पे मिल सकता था, रेकमेंड, एकोमोडेट, आर्ग्यूमेंट। ये देखिए कितने बेसिक से वर्ड्स हैं, रोज हम बोलते रहते हैं, रोज लिखते हैं, बट फिर भी अगर ध्यान नहीं दिया है तो ये वाले वर्ड्स गलत हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से जब भी कुछ चीज पढ़े, उसको ध्यान लगाकर पढ़े कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके वर्ड्स क्या क्या, लेटर क्या क्या यूज हुए हैं, वो क्लियर होते चले। चलिए देखते हैं डायरेक्शंस क्या कह रहा है। In the section, a word is spelled in 4 different ways. You are to identify the one which is correct. Choose the alternative being the correct, bearing the correct spelling form A, B, C and D. ठीक है, मतलब आपके पास में यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में 4 वर्ड्स है। आपको बताना है कौन सा एक वर्ड यहाँ पे करेक्टली स्पेल हुआ है। आपको पहले देखिए A, B, C, D इस तरीके से दिया हुआ है। देन पहला वर्ड है हमारे पास में अकोमोडेट। बहुत सिंपल सा वर्ड है। कोई इसमें आपने देखा होगा घर के आसपास भी अकोमोडेशन के लिए लिखा होता है कि कॉन्टैक्ट फॉर अकोमोडेशन। तो ये बहुत बेसिक सा वर्ड है जो सभी जानते हैं, सभी ने सुना होता है, लेकिन स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा कम लोग जो ध्यान देते हैं उनके लिए गलत हो जाएगा। देखो अकोमोडेट ऐसा स्पेलिंग है जिसमें डबल सी और डबल एम दोनों चीजें चाहिए होती हैं। सो ये कह रहा है ACCOMMODATE। ठीक है, यहां पे डबल सी है, एक एम नहीं है, तो सी ऑप्शन बाहर होता है। यहां पे डबल सी ना है ना डबल एम है, ये भी बाहर होता है। डी वाले में ना सी है ना एम है, ये भी बाहर होता है। इकलौता ऑप्शन नंबर ए बच जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है रेकमेंड। अब इसमें हमको बताना है कौन सा स्पेलिंग सही है। देखो RECOMMAND, ये रिकमांड हो गया तो ए बाहर है। बी देखो RECCOMMEND, डबल सी नहीं होता है बेटा रिकमेंड में, सी सिंगल होता है, डबल एम होता है और END होता है, रिकमेंड। ठीक है, यहां पे भी डबल सी कर दिया तो डी वाला ऑप्शन बाहर। सेकंड क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वाई तो कहीं पे भी नहीं आता, एक यहां से बाहर हो गया। ARGUMENT, यार आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ARGU होती है या ARGUE होती है? ध्यान से देखो इसको। अगर मान लो मुझे सिर्फ आर्ग्यू बोलना हो, ARGUE, ये हो जाएगा। लेकिन जब मैं आर्ग्यूमेंट लिखता हूं तो ये ई हटता है और यहां पे एम लग जाता है। क्लियर बात? तो यानी कि सी वाले में ई एक्स्ट्रा है। बी वाले में ARGUMENT लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट। डी देखो ARGYOO, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग कहां सही लिखी है बेटा? बी वाले ऑप्शन में सही लिखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चौथा स्पेलिंग देखो किस चीज का है। चौथा स्पेलिंग है डिसाइसिव का। कितने वर्ड्स हैं टोटल? आई गेस 10 होंगे। चलो चौथे से देखते हैं। फोर्थ है डिसाइसिव। इसमें डिसीजन का फॉर्म लिखा हुआ है एडजेक्टिव वाला। डिसाइसिव का मतलब होता है ऐसा आदमी जो डिसाइड कर सके। ठीक है, डिसीजन का एडजेक्टिव फॉर्म ये है। तो DECISION होता है। डिसीजन का स्पेलिंग क्या होता है? DECISION। अब जब डिसाइसिव लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? DECISI, तो उतना ही होगा। ON की जगह क्या लग जाएगा बेटा? VE लग जाएगा। तो डिसाइसिव है डिसीजन से बना, एक्सक्यूज मी,
डिसाइसिव है डिसीजन से बना, तो डिसीजन में से ओ एन हटा के वीई तो लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो DECISIA में लिखा हुआ है, DESCI गलत है, यहां पे DESISI गलत है। डिसाइसिव की स्पेलिंग ये भी गलत है क्योंकि इसमें CI और SI को उल्टा कर दिया हुआ है। तो समझ गए आप यहां पे कौन से वाले के साथ जाना पड़ेगा, DECISIVE डिसाइसिव। फिर है फिफ्थ अग्रेसिव। अब यार ये वाला वर्ड अगर आप अखबार देखोगे तो अग्रेसिव है और एलिगेशंस है और बहुत सारे और वर्ड्स हैं जो ए से ही स्टार्ट होते हैं, डबल चीजों को यूज करके बनते हैं, ये वाले अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। अग्रेसिव एक ऐसा वर्ड है जिसको हम हमेशा से बहुत कॉमनली यूज करते आए हैं, और अग्रेसिव हो या अग्रेशन हो, इसमें डबल जी और डबल एस का यूज हमेशा से किया गया है। तो AGGRESSIVE बिल्कुल ठीक है। यहां पे देखते हैं तो सिंगल जी है इसलिए बाहर हो जाएगा। बी में फिर से सिंगल है, ये भी बाहर हो जाएगा। इसमें डबल जी तो है लेकिन डबल एस नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी यहां से बाहर हो रहा है बेटा। ठीक है, तो कौन सा आएगा, फिफ्थ में फर्स्ट वाला अग्रेसिव का स्पेलिंग ठीक लिखा है, यानी ए ऑप्शन ठीक है। सिक्स देखिए असैसिनेशन। अब ये भी देखो, असैसिनेशन का मतलब होता है जो असैसिन होते हैं, जो वध कर सकते हैं, उनको असैसिन्स बोलते हैं। स्पेलिंग क्या होता है, ASSASSIN असैसिन। ठीक है, तो यहां पे ASSASSINATION असैसिनेशन की यहां पे बात होगी। सॉरी, असैसिन में सिंगल एस, लेकिन असैसिनेशन की जब हम बात करेंगे तो ASSA सिंगल एस, फिर एक सिनेशन के लिए एस लगाना पड़ेगा, तो असैसिनेशन में डबल एस लगाया जाता है। ठीक है, तो असैसिनेशन का यहां पे ए ठीक बोल रहा है। यहां पे देखो ASS ठीक लिखा है, उसके बाद में ट्रिपल एस लिख दिया है। ये ट्रिपल एस का कोई वर्ड नहीं होता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं जिसमें ट्रिपल लेटर सेम एक साथ लिखे गए हो, ऐसे वर्ड्स नहीं मानते इंग्लिश में। फिर यहां पे असैसिनेशन में देखो, यहां पे भी गड़बड़ कर दिया यहां पे सिंगल एस ही लिखा हुआ है, उसके बाद में ए लिख दिया है ना, ये गड़बड़ कर दिया। फिर यहां पे देखो, यहां पे भी गड़बड़ हो गया। तो ये सारे चीजें कैसे सही होंगी, ASS फिर ए फिर डबल एस। असैसिनेशन की स्पेलिंग ये होती है। जैसे निंजा असैसिन देखा है आपने, इसका मतलब है ऐसा कोई जो कत्ल करे, जो वध करे, उसको असैसिन बोलते हैं। फिर है एम्बैरेसमेंट। अब देखो, एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है झेप लगना, बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या हम सही बता पाएंगे, इसके बारे में बात करना पड़ेगा। अब देखो यार, एम्बैरेसमेंट में डबल आर लगाया जाता है, तो पहला वाले में आर मिसिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आर मिसिंग है इसलिए ए बाहर है। सी वाला देखो EMBRA, एम्ब्रेसमेंट नहीं एम्बैरेसमेंट होता है, सी बाहर है। बी देखो ये एम्बैरेसमेंट में डबल बी लगा दिया, बी वाला बाहर हो गया। यहां पे EMBARRASSMENT एम्बैरेसमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। देखो यार, स्पेलिंग सारी इजी ही है, कोई भी स्पेलिंग को मुश्किल नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल है, रॉकेट साइंस है, एकदम आसान है। अभी तक के 7 वर्ड जितने भी हमने किए हैं, एकदम आसान डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स ही पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीडीएस है वो कॉमन सेंस को चेक करने के बहुत ज्यादा फेवर में रहता है। तो 7 वर्ड्स पूछे गए थे, उसके बाद में हमारे पास में इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो चलिए इनको करके देखते हैं कौन सा वाला ठीक होगा। और बहुत सारे इडियम्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो उनके बेसिस पे भी आप उस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हो। चलो 8th वाले में फर्स्ट है डर्ट चीप। अब यहाँ पे डर्ट चीप का मतलब क्या है समझते हैं। देखो, पहला है एक्सट्रीमली चीप, एक्सट्रीमली कॉस्टली, वेरी चीप पर्सन या वेरी चीप आइटम। एक्सक्यूज मी। देखो, अगर मान लेते हैं मुझे इस इडियम का मतलब समझना है, तो बहुत हद तक तो मैं ये समझ लूंगा कि जो भी इसका डायरेक्ट मतलब होगा वो बाहर है। ये पहला हिंट है। चीप का मतलब हो गया बहुत ज्यादा लो कैटेगरी में होना, या लो क्वालिटी में होना, या बैड कंडीशन में होना, या बुरी क्वालिटी में होना, ये चीज। डर्ट का मतलब क्या है, अगर ह्यूमन लाइफ से देखो तो डर्ट इज समथिंग दैट वी वांट टू गेट रिड ऑफ, मतलब सबसे बेकार, सबसे नीची जो कैटेगरी में हम रखते हैं वो ही होता है डर्ट, या धूल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मतलब धूल बराबर का मतलब है कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज है जिसको हम बिल्कुल तवज्जो, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो डर्ट चीप का मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल ही लाइक मान लो ये जैसे एक यूज्ड पेन है सपोज, अब इसमें रिफिल भी नहीं बची है, अब रिफिल नहीं है तो भी इसको मैं वैल्यू अगर दे रहा हूं तब भी ये डर्ट चीप नहीं कहलाएगी। ऐसी पेन जिसको उससे भी कम वैल्यू मिल रहा है, दैट वुड बी टर्म्ड एज डर्ट चीप। तो यहां पे एक्सट्रीमली चीप, एक्सट्रीमली कॉस्टली, ये तो बाहर हो जाएगा। डी कह रहा है वेरी चीप आइटम, बिल्कुल गलत है। इट शुड बी एक्सट्रीमली चीप। देखो, वेरी और एक्सट्रीमली में डिफरेंस क्या है, जिसको हम सिर्फ चीप नहीं मान रहे, जिसको एक्सट्रीमली चीप मतलब उससे नीचे या उससे ज्यादा लो लेवल पे हम किसी चीज को नहीं रख सकते, दैट वुड बी डर्ट चीप।
इसीलिए हम यहां से ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या पूछ रहा है। 9th क्वेश्चन है अ श्रिंकिंग वायलेट। अब ये किसको कहते हैं, श्रिंकिंग वायलेट किसको कहते हैं? एक्सक्यूज मी। श्रिंकिंग वायलेट का मतलब होता है बहुत जो शर्माए, जो बहुत शर्मीला आदमी है, उसको श्रिंकिंग वायलेट बोलते हैं। सो फॉर दैट वी हैव अ लीन पर्सन। नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर से कोई बात नहीं है, लीन पर्सन का मतलब नहीं है। दैट इज अ शाय पर्सन, फिर है हैप्पी पर्सन और फिर है एक सैड पर्सन। सो वील गो विद ऑप्शन बी, दैट इज सैड, शाय पर्सन। सैड और हैप्पी बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। हैप्पी का ऑपोजिट लिखा है सैड, बट वील गो विद ऑप्शन बी, दैट इज अ शाय पर्सन। शाय इज शर्मीला, जो शर्माता हो चीजों में। टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट ही होता है शाय। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, गॉर्डियन नॉट। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत कॉमन इडियम्स में से एक है, ये नहीं आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। गॉर्डियन नॉट आपको मालूम ही होना चाहिए। गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप किसी में फंस चुके हो। सो गॉर्डियन नॉट का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप फंस चुके हो। ए है अनडुएबल जॉब। नहीं यार, ऐसा नहीं कि अनडुएबल है, जॉब तो डुएबल सी होती है। बी कह रहा है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डेफिनेटली इट वुड बी बी ऑप्शन। डुएबल जॉब बाहर है, यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम वेयर यू हैव गॉट स्टक इज अ गॉर्डियन नॉट। चलिए 10th के बाद में लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 11th। 11th देखो क्या बोल रहा है, फॉल इन अ हीप। अब फॉल इन अ हीप का मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी। फॉल इन अ हीप का मतलब है किसी गड्ढे में या ढेर में गिर जाना। ठीक है, जैसे आप मान लो इस ढेर में गिर गए। अब गिरोगे तभी जब यहां पे चीजें अनकंट्रोल हो जाएंगी, मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां पे जब आप कंट्रोल नहीं रह जाएगा तभी हम किसी चीज में गिर जाते हैं। इस रेफरेंस से अगर आप देखो, सो फॉल इन अ हीप का हम यहां से क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? टू बी एट द मर्सी ऑफ समवन एल्स। नहीं, मर्सी दया वाली कोई बात नहीं है। बी कह रहा है टू बी थिंकिंग अबाउट समवन। यू कैन, बट अल्टीमेटली हमारा कंट्रोल नहीं रह गया उस चीज पे, तभी हम कहीं पे चले जा रहे हैं, चाहे वो हाइपोथेटिकली हम गिर जाए या सच में हम गिर जाए, हर केस में यही बात होगी। सी देखो, टू लूज कंट्रोल ऑफ वंस ओन फीलिंग्स। बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दिस वांट्स टू से, टू बी इन कंट्रोल ऑफ वंस ओन फीलिंग्स। अब एक कंट्रोल नहीं होगा तभी तो ये इडियम बनेगा। सो इट वुड बी ऑप्शन सी बेटा। ठीक है, चलो अगला, हैव अ कनेप्शन फिट। अब हैव अ कनेप्शन फिट का मतलब होता है एकदम गुस्सा रहना, बिल्कुल हमेशा गुस्से में बने रहना। कोई भी बात हो तुरंत भड़क जाओ, कोई भी बात हो तुरंत एक्ट कर दो, इसको बोलते हैं हैव अ कनेप्शन फिट। सो टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी सैड, टू बी जुबिलेंट पर्सन। जुबिलेंट भी हैप्पी हो गया, तो बी और डी तो सेम है इसलिए बाहर हो गए। टू बी वेरी सैड ये भी बाहर है, इट वुड बी टू बी वेरी एंग्री। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बी इन सेवेंथ हेवन। अब देखो यार, ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा है ना कि हैव टू बी इन अ सेवेंथ हेवन। इस तरीके के रेफरेंस होंगे वो क्या होंगे? कहते हैं उस दिन मैं 7वें आसमान पे था। मतलब ऐसा कोई चीज हो गया जिसको देख के, जिसको सुन के या जिसके साथ में होके आपको लगा कि भाई आज तो इससे ज्यादा मैं खुश हो ही नहीं सकता। सो व्हेन समबडी इज बीइंग इन द सेवेंथ हेवन, वो एक्सट्रीमली हैप्पी है, बहुत ज्यादा खुश है। तो हमारे पास में है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली अपसेट। देखो बी तुरंत बाहर हो रहा है, कैसे? डी कह रहा है टू बी एक्सट्रीमली साइलेंट। नहीं, यहां पे चुपचाप रहने की बात नहीं है, बहुत खुश हो आप। तो सी कह रहा है टू बी एक्सट्रीमली एडवेंचरस। अभी एडवेंचर करना शुरू नहीं किया, सिर्फ अभी खुशी हुई है। सो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद लेट्स गेट टू 14th नंबर वाला क्वेश्चन, हैंड इन ग्लव। देखो ये बनाया तो गया था डॉक्टर वाले कॉन्टेक्स्ट से। जैसे डॉक्टर्स जब इंटर्नशिप करते हैं तो ऐसा बोला जाता था पहले, अभी तो नहीं है। वो बोलते थे कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, अगर आप हैंड को ग्लव में डालोगे और फिर ऑपरेट करना शुरू करोगे हमारे साथ में, तब आपको अच्छे से एक्सपीरियंस आएगा। तो तब से लेकर अभी तक हैंड इन ग्लव ईडियम है, जिसका रेफरेंस क्या है? जब भी लोग साथ मिल के काम कर रहे हो, अकेले अकेले कोई एक्सपीरियंस ना ले या सिर्फ देख ना रहे हो, इसको बोलते हैं हैंड इन ग्लव। सो 14 में हैंड इन ग्लव में वर्किंग सेपरेटली बाहर हो जाएगा, वर्किंग टुगेदर, वर्किंग फॉर समवन, नॉट विलिंग टू वर्क। हमारा एक ही सेंस यहां पे बना रहा है, ए सी डी बाहर है, ऑब्वियसली इट वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हैंड इन ग्लव बेटा। ठीक है, निप इन द बड। अगर कोई काम कंप्लीट होने से पहले ही खत्म हो जा रहा है, उसको बोलते हैं निप इन द बड। अब हमारे पास में प्रिवेंट अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सीवियर, प्रिवेंट द बिग प्रॉब्लम्स, मेक इट सीवियर, बीटिंग द प्रॉब्लम। अब यहां पे कौन से वाले के साथ जाएं तो वही वाला कॉन्टेक्स्ट फिल हो पाएगा। देखो
जैसे निप इन द बड का मतलब क्या है, जैसे गुलाब होता है ना, जो रोज होता है, वेरी बैड एट ड्राइंग बट फिर भी समझ लो, लिली लग रही होगी ये, बट फिर भी ये गुलाब है, ठीक है। अब जैसे इसको बनाया कैसे गया है, जब मान लो रोज का फ्लावर निकलता है, ठीक है, अब उस रोज के फ्लावर में क्या होता है, पहले कली आती है, बड आती है, उसके बाद वो फ्लावर बनता है। अब क्या हुआ कि जब ये फ्लावर बनने से पहले जब बड थी, कई बार वो बड में ही खत्म हो जाता है, फ्लावर तक नहीं आ पाता, तो लोगों ने ट्रिक निकाली कि भाई ऐसा हो रहा है कि बड के बाद में फ्लावर तक जा ही नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बड को निप कर दिया। निप का मतलब है मसल के खत्म कर देना। सो उन्होंने निप कर दिया, उस फ्लावर को निप कर, उस बड को निप कर दिया, मतलब कंप्लीट फ्लावर होने से, या फिर बार बार इसी स्टेज पे आके खत्म हो रही, तो ये दैट्स अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया, आगे उस चीज को सही करने के लिए उन्होंने उस बड को निप कर दिया। एक बार निप किया, अगली बार वो फ्लावर निकल आता है। रोज के फ्लावर में ये चीज पक्की हो जाती है। तो पहला है प्रिवेंट अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सीवियर, ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, बी सी डी को बाहर कर देंगे, ठीक है। चलो 16th, like a shag on a rock, लाइक अ शैग ऑन अ रॉक। देखो रॉक का मतलब ऐसा बताया गया है जो चट्टान हो, दूर दराज कहीं बहुत ज्यादा लोगों से दूर, पूरे चहल पहल से दूर एकदम कहीं चट्टान पड़ी है। सो इट्स लाइक अ शैग ऑन अ रॉक, मतलब एकदम अकेला, कोई किसी दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं है। फिर यहां पे है कंप्लीट अलोन, कंप्लीटली आइडल, कंप्लीटली साइलेंस, कंप्लीटली हैप्पी। सी कंप्लीटली अलोन और कंप्लीटली आइडल में डिफरेंस है। आइडल मतलब खाली कोई काम धाम नहीं है, तो बी नहीं। डी इज कंप्लीट हैप्पी, हैप्पी है कि सैड, इसका कोई रेफरेंस नहीं होता है, अकेले होना बिल्कुल रेफरेंस है इसका। सो सी इज ऑल्सो आउट। कंप्लीट साइलेंस का कोई मतलब नहीं, यहां पे अकेले रहने का यहां पे कॉन्टेक्स्ट होता है, इसलिए बेटा इट शुड बी कंप्लीटली अलोन। 17 अ पर्ल ऑफ विजडम, ये ऑलरेडी कई बार रिपीट हो चुका है, आपने भी नोटिस किया होगा। अ पर्ल ऑफ विजडम कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, है ना। पर्ल ऑफ विजडम का मतलब होता है कोई भी चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान या बहुत इंपॉर्टेंट सी भूमिका निभाना। सो विजडम है तो डेफिनेटली कोई मतलब सजेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में या एडवाइस वाले कॉन्टेक्स्ट में इसको हमें यूज करना पड़ेगा। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी सामने रख के तो नहीं दिखा सकते, आपको वर्चुअली दिखाना पड़ेगा, मतलब दिमाग से दिमाग वाला ही कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा यहाँ पे। सो एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज, एन इंपॉर्टेंट पर्सन, एन इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। कौन सा वाला, सिर्फ डी वाले के साथ ही सेंस है, बाकी ए बी सी यहां पे काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेटा। चलिए क्लोज कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। अब यहां पे क्लोज कॉम्प्रिहेंशन या इसको क्लोज टेस्ट भी बोला जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोला जाए, कॉन्टेक्स्ट सबका सेम रहता है, करना आपको सब में सेम ही है। देखिए कैसे कैसे, ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन दिस सेक्शन हैज सम ब्लैंक स्पेसेस विथ 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, यहां पे एक पैसेज है जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस में आपको एक एक वर्ड को निकाल दिया गया है, उस एक वर्ड के लिए आपके पास में 4-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इतना सिंपल सा काम है, हर सेंटेंस में से एक वर्ड निकाला है, उस एक वर्ड के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पढ़ना है वो सेंटेंस और बताना है इन 4 में से अगर मैं कौन सा वाला ऑप्शन यहां पे फिट कर दूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल बढ़िया मीनिंग देगा। सिंपल सी बात है, हमेशा से करते आ रहे हैं, तो चलो इसको भी करते हैं। फिर यहां पे सिलेक्ट विच एवर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। आपको इनको देख के क्या लग रहा है भाई, कौन सा वाला फिट हो जाएगा, ए बी सी या डी, जो भी सही लग रहा है उसको यहां फिट करेंगे और फिर हो जाएगा बढ़िया तरीके से यह आंसर। चलो पढ़ते हैं इसको। द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक डैश the far-sightedness and the courage to commit dash to 2 major innovations of historical significance। ठीक है, the founders of Indian Republic, अब यहां पे इंडियन रिपब्लिक के साथ में फार साइटेडनेस की बात करिए। अब हैड है, हैज हैड है या वर है। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हैज हैड नहीं हो सकता तो बिल्कुल गलत लग रहा है आपको, हैज हैड भी पॉसिबल होता है और हैड भी पॉसिबल होता है। ये ग्रामर का कॉन्टेक्स्ट है, वहीं समझेंगे। फिलहाल हैज हैड भी पॉसिबल है और हैड भी पॉसिबल है किसी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहां पे कौन सा लेंगे, देखो द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक डैश फायर साइटेडनेस एंड द करेज टू कमिट डैश टू अ 2 मेजर इनोवेशंस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन, अभी फिलहाल हमें इन के बाद पढ़ना है, इन नेशन बिल्डिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको देख के तो ये लग रहा है कि हमारा जो ये कॉन्टेक्स्ट है ये प्रेजेंट में तो नहीं है बेटा, इसको हम प्रेजेंट में तो नहीं ले सकते हैं। तो यहां पे देखो हैज तो फिलहाल हटाते हैं,
बी वाला ऑप्शन यहां से हट जाएगा। द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक हैज द फार साइटेडनेस की बात नहीं है, हैज मतलब अभी हो गया, हैज हैड का मतलब है रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। वर का मीनिंग यहां पे नहीं होगा, द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक वर नहीं, यहां पे हैड। उन लोग का जो फार साइटेडनेस था वो उन लोग के पास था, वो लोग खुद नहीं थे, इसीलिए वर को नहीं लगा सकते, वर लगाते ही वो खुद फार साइटेडनेस हो जाएंगे, इसीलिए हम लेट्स गेट टू ऑप्शन नंबर ए। अभी फिलहाल मान लेते हैं ये चीज पास्ट में है, इस हिसाब से चलते हैं। अगर आगे चल के देखो, वैसे तो पास्ट ही होगा डेफिनेटली, इसको पढ़ के ही पता चल रहा है, इंडियन रिपब्लिक ऑलरेडी स्टार्टिंग वाली जो फार साइटेडनेस थी वो पहले ही हो चुकी होगी 47-48 में। लेकिन फिलहाल अगर मान लेते हैं कि आगे कुछ ऐसा लिखा हो जिससे पूरा हिस्ट्री पलट जाए, पूरा सब कुछ ही पलट जाए, तो फिर वापस आगे इसको चेंज कर लेंगे। फिलहाल कॉमन सेंस और जितना समझ आ रहा है उस हिसाब से ये पास्ट में ही होगा। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे अभी। चलो ए ऑप्शन लेके चलते हैं 19th नंबर पे। देखो क्या बात कर रहा है फिर, and the courage to commit dash to two major innovations। अच्छा, the founders of Indian Republic had the far-sightedness and the courage, far-sightedness भी है और courage भी है, to commit dash to two major innovations। अब commit them, themselves, the people या the course, कौन से वाले के साथ जाएं तो ये बिल्कुल मीनिंग सही निकलेगा। अब देखो यहाँ पे had the far-sightedness and the courage, far-sightedness भी थी और हिम्मत भी थी। टू कमिट, अब अगर मान लो मैं यहां पे कमिट के बाद में लिखता हूं देम, तो कमिट देम का मतलब है कोई और, लेकिन अभी मालूम ही नहीं है किसके बारे में बात हो रही है, तो देम तो नहीं हो पाएगा। पीपल की बात नहीं होगी, फाउंडर्स जो है वो लोगों को कैसे डेडिकेट कर देंगे या लोगों को कैसे कमिट कर देंगे, उनका खुद का जिम्मेदारी होगा ना, दूसरों को थोड़ी कमिट कर सकते हैं। द कोर्स, अब ये भी यहां पे मीनिंग नहीं निकाल पा रहा है, क्या बच रहा है, देमसेल्व्स, अपने आप को वो कर सकते हैं कि मतलब हम पूरी तरीके से कमिटेड हैं वहां पे, या अपनी पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, संलग्न होना बोलते हैं, है ना। टू टू मेजर इनोवेशंस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, दो मेजर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाले इवेंट्स में ये खुद को कमिट करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस इन नेशन बिल्डिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, नेशन बिल्डिंग में और सोशल इंजीनियरिंग में, मतलब जो सोसाइटी है वो कैसे एक दूसरे के साथ मतलब लिंक होके चले, सारी चीजें अच्छी बढ़े, ये चीजें होती है सोशल इंजीनियरिंग। फर्स्ट, टू डैश अ डेमोक्रेटिक एंड सिविल डैश सोसाइटी, ठीक है। अब पहला क्या है इसमें, टू डैश अ डेमोक्रेटिक, टू बिल्ड, देखो टू के साथ में बिल्डिंग तो गलत हो जाएगा, टू कंस्ट्रक्टिंग भी नहीं होगा, टू के साथ में V1 लेते हैं तो बिल्ट V2 है, इसलिए ये भी नहीं आ सकता, क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही है, बिल्ड, टू बिल्ड, टू के बाद में V1 आता है और यहां पे V1 सिर्फ ए ऑप्शन है, इसलिए बेटा बिल्ड होगा। टू बिल्ड अ डेमोक्रेटिक एंड सिविल डैश सोसाइटी, अब यहां पे सिविल हो गई है और दूसरा क्या है यहां पे, देखो लिबर्टेरियन है, लिबरेशन है। अब यहां पे देखो अगर सिविल, अगर मान लो डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबरेशन तो गलत हो गया, फिर यहां पे लिबरेटिंग भी नहीं है, लिबर्टी भी नहीं है, क्या होगा, लिबरेशन सोसाइटी, डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबरेशन सोसाइटी, क्योंकि हमको यहां पे ऐसा वर्ड चाहिए था जो ग्रामेटिकली भी फिट हो जाए। सो लिबरेशन, लिबरेटिंग और यहां पे लिबर्टी गलत है, यहां पे क्या हो जाएगा, लिबर्टेरियन सोसाइटी, ठीक है, लिबर्टेरियन सोसाइटी अमंग इलिटरेट पीपल एंड सेकंड, पहला बता दिया इसने है, उसके बाद बोल रहा है सेकंड टू अंडरटेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट डैश डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। टू दूसरा क्या इनका मोटिव था, टू अंडरटेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू अंडरटेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर आगे डैश अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, विद अ का मतलब हो गया साथ साथ में, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, विद आ है, फिर विद इन आ है, फिर है फॉर द, फिर विदाउट आ। देखो विदाउट आ करेंगे तो ये मीनिंग गलत कर देगा, फॉर द का मीनिंग नहीं है यहां पे, विद आ है या विद इन आ है। सी, टू अंडरटेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट डैश अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन्होंने डिजाइन किया था उसी के अंतः या फिर उसी के अंतर्गत ये चीजों को क्या कर दें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर दें। सो विद आ से यहां पे काम नहीं चलेगा, चाहिए होगा विद इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो इसलिए बी ऑप्शन के साथ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हिट हेरिटो इन ऑल सोसाइटीज, हिट हेरिटो का मतलब होता है अभी तक, है ना, हिट हेरिटो इज अभी तक, इन ऑल सोसाइटीज इन विच एन इकोनॉमिक टेक ऑफ और एन अर्ली इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डैश हैड अकर्ड, अभी तक जिस चीज में भी, जिस भी सोसाइटी में अर्ली इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डैश
had occurred, effective democracy, especially from the working people, had been extremely limited. अच्छा ठीक है, अभी तक जहां पे भी ऐसा हुआ था, ऑर्डिनरली इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल, देखो ब्रेकआउट तो नहीं, ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज एकदम लिमिट से बाहर हो जाए, so that's ब्रेकआउट। फिर आगे यहाँ पे ब्रेकिंग मतलब नहीं बनेगा, एंड एग्रीकल्चरल ब्रेकिंग का कोई मतलब नहीं बन रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात यहां पे नहीं हो रही, इट वुड बी ब्रेक थ्रू, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको जो एक थोड़ा सा गेम चेंजर टाइप का हो, दैट इज अ ब्रेक थ्रू। तो यहां पे एन एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रू हैड अकर्ड, इफेक्टिव डेमोक्रेसी स्पेशली फ्रॉम द वर्किंग पीपल हैड बीन एक्सट्रीमली लिमिटेड। ठीक, ये बहुत ज्यादा लिमिटेड थी अभी तक फिलहाल। ऑन द अदर हैंड, डैश विद द बिगिनिंग इंडिया वॉज कमिटेड टू डैश डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबरेशन पॉलिटिकल ऑर्डर। अब देखो अगर सिविल, ये देखो यहां पे लिखा है डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन पॉलिटिकल ऑर्डर, अगर आपको उस वाले में डाउट रहा हो कि लिबर्टेरियन चाहिए, लिबर्टी चाहिए, लिबरेशन चाहिए, क्या चाहिए, तो यहां पे देखो लिबर्टेरियन यहां पे लिखा हुआ है, इस वाले कॉन्टेक्स्ट से भी आप ऊपर वाला जाके मैच कर सकते हो। तो जो भी ये क्लोज कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, इनमें एक बढ़िया चीज होती है कि जो भी ब्लैंक्स होते हैं मोस्टली वो कहीं ना कहीं सेंटेंस में आगे रिपीटेड होते हैं, तो आप एक बार टिक करने के बाद में उनको थोड़ा सा डाउट में रखो, और आगे का जब आप पढ़ते जाओगे तो पहले वाले के कंफर्मेशन आपको धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे, ये बहुत बढ़िया चीज होती है। चलिए फिर यहां पे बसता है 24th नंबर, ये कह रहा है ऑन द अदर हैंड डैश द बिगिनिंग। अब यहां पे कहां से बात हो रही है, बिगिनिंग से बात हो रही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग से या शुरुआत से ही, बोलते हैं ना कि अदर हैंड पे शुरुआत से ही, तो विद द बिगिनिंग और विद इन द बिगिनिंग, फिर यहां पे है फॉर द बिगिनिंग तो नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग इंडिया वॉज कमिटेड टू डैश डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबरेशन पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, इंडिया कमिटेड थी किन चीजों पे, इंडिया वॉज कमिटेड टू डैश डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबरेशन पॉलिटिकल ऑर्डर। देखो फ्यू बोलेंगे तो मतलब कुछ हो गया, एक से ज्यादा हो गया, फिर यहां पे सम का मतलब भी कुछ हो गया, फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट जीरो भी होता है, एंड यहां पे लगा नहीं सकते क्योंकि डेमोक्रेटिक है, अ लगाएंगे अगर हम, तो ये कह रहा है कि बिगिनिंग से ही क्या होता है, जो इंडिया था वो कमिटेड था एक डेमोक्रेटिक और सिविल लिबरेशन पॉलिटिकल ऑर्डर पे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, यहां पे ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमिटेड टू फ्यू डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबरेशन पॉलिटिकल ऑर्डर थोड़ी था, एक ही था, है ना, मतलब हमने एक ही बनाया, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम सारी बातें कर रहे थे। सो एन हटेगा, यहां से अ को लगाएंगे, एंड अ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर अब यहां पे देखें हम, तो यहां पे कह रहा है इंडिया वॉज कमिटेड टू डैश डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबरेशन पॉलिटिकल ऑर्डर। अब एक चीज ये हो गई, डैश डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबरेशन पॉलिटिकल ऑर्डर, एक बात ये हो गई। दूसरी यहां पे एंड से जोड़ा जा रहा है, आ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब कंफर्मेशन क्या मिल गया, ना यहां पे फ्यू लगा सकते हैं ना सम लगा सकते हैं, ए एन में से कुछ लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे वाला भी आ लगा रहा है। अब यहां पे एन तो लग नहीं सकता क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टार्टिंग है, इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए वाला आ लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे आगे जब आप चलते जाओगे तो क्लोज टेस्ट में या क्लोज कॉम्प्रिहेंशन में आपको हिंट्स भी बहुत सारे मिलते जाते हैं कि अब क्या करना है। चलो, a representative system of government dash on free and fair elections to be conducted on the basis of universal adult franchisee। बहुत बढ़िया, and a representative system of government, a representative लगेगा, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब आगे कौन सा लगाएंगे, डैश ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यार इलेक्शन है तो क्या हो जाएंगे, किसी चीज पे वो बेस्ड होंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बेसिंग है, बेसिस ऑफ, बेस्ड और फंक्शन है, कोई मतलब नहीं है मैं यहाँ पे अजीब अजीब से वर्ड लगाऊं, फंक्शन नहीं, इट वुड बी ऑप्शन नंबर C, that is based on, and a representative system of government based on free and fair elections to be conducted। तो यहाँ पे किस चीज पे बेस्ड होते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस पे चीजें बेस्ड है। ठीक है, तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर C, that gets as the correct answer choice। चलो, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। अब यहां पे सेकंड क्लोज कॉम्प्रिहेंशन देखो क्या कह रहा है, इकोलॉजी इन अ वेरी सिंपल टर्म इज अ साइंस दैट डैश द interdependent, mutually reactive and interconnected relationships dash the organisms and dash physical environment on the other hand and among the organizations। आगे ठीक है, तो इकोलॉजी के बारे में बात करी जा रही है, सीधी सी बात है, इकोलॉजी इन अ वेरी सिंपल टर्म इज अ साइंस दैट डैश द इंटरडिपेंडेंट। अब यहां पे साइंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट है,
तो स्टडीज है, स्टडी है, स्टडिंग है, एक्सप्लोरिंग है। एक्सप्लोरिंग और स्टडिंग का वर्ब फॉर्म ठीक नहीं है, अगर मैं यहां लिखूंगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। स्टडीज लिखा और स्टडी लिखा है, साइंस है, एक की बात कर रहे हैं, स्टडी हट जाएगा, ए बच जाएगा स्टडीज। दैट स्टडीज द इंटरडिपेंडेंट म्यूचुअली रिएक्टिव एंड इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप। ठीक है, अब रिलेशनशिप है यहां पे किस चीज का, रिलेशनशिप डैश द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक तरफ है ऑर्गेनिज्म, एक तरफ है उनका फिजिकल एनवायरनमेंट। कितनी चीजें, एक और दो चीजों की बात हो रही है, मतलब दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब यहां पे अमंग लगाएंगे तो ये दो से ज्यादा के लिए हो जाएगा, बाहर हो गया। टू और फॉर लगाते नहीं है, क्या बच रहा है बेटा, बिटवीन। ऑप्शन नंबर बी यहां पे फिट हो जा रहा है। ठीक है, अब द ऑर्गेनिजम्स एंड डैश फिजिकल एनवायरनमेंट, देयर है, इट्स है, देयर्स है और ऑल है। देखो ऑर्गेनिजम्स है तो प्लूरल हो गया, अब इट्स तो लगा नहीं सकते, देयर्स भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि देयर्स के बाद में यहां पे फिजिकल नहीं आ पाएगा, क्योंकि देयर्स क्या हो रहा है, देयर्स हो रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसके बाद में हम कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, इसलिए देयर्स हो गया। ऑल फिजिकल, द ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल फिजिकल एनवायरमेंट्स ऑन द वन हैंड। अच्छा, ऑल है हमारे पास में और देयर है, तो देयर ऑल हटाएंगे, यहां पे हमें जाना किसके साथ पड़ेगा, देयर के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, कोई भी के बारे में थोड़ी पढ़ते हैं जो हम ऑल लिख दें। ऑल का मतलब हो गया उनके अलावा भी जितने हो सकते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये तो स्पेसिफिक स्टडी के बारे में बात होगी, सो इट वुड बी देयर फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द वन हैंड। चलो यहां पे आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला काफी इजी है, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। चलिए, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द अदर हैंड एंड अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अदर हैंड। ठीक है, ऑन दी वन हैंड एंड अमंग दी ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अदर हैंड। बहुत बढ़िया। फिर यहां पे है डैश द टर्म इकोलॉजी वाज द फर्स्ट कॉइन्ड एंड यूज्ड बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल इन 1869। अ फ्यू कॉन्सेप्चुअल टर्म्स डैश ऑलरेडी प्रपोज टू रिवील रिलेशनशिप्स डैश ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि डैश द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड एंड यूज्ड बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल इन 1869। ठीक बात है, यहां पे जो इकोलॉजी टर्म है ये सबसे पहले कब यूज किया था, 1869 में बाय अ बायोलॉजिस्ट, इनका नाम था अर्न्स्ट हैकेल। अब इसमें हमारे पास में ऑप्शंस हैं थ्रू, इन स्पाइट ऑफ, फिर है दो है और फिर बिकॉज है। कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, देखो यहां पे ध्यान से समझो। अब ये कह रहा है कि अगर मैं थ्रू लिखूंगा, थ्रू द टर्म इकोलॉजी, तो यहां पे मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द टर्म, इसका मतलब ऐसा होने के बावजूद भी इसमें ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए इन स्पाइट ऑफ जिसका मतलब होता है बावजूद, वो यहां से बेटा बाहर हो रहा है। फिर आ रहा है दो और फिर आ रहा है बिकॉज। बिकॉज लगाएंगे नहीं क्योंकि रीजन आउट कोई चीज करनी जा रही है, दो यहां पे लिख देंगे जस्ट बिकॉज दो लिखने के बाद में हमें कॉमा के बाद में कॉन्टेक्स्ट चेंज करना होता है। ठीक है, कह रहा है कि हालांकि, दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड एंड यूज्ड बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल इन 1869। अ फ्यू कॉन्सेप्चुअल टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स जो थे उसके बारे में आगे यहां पे देखते हैं क्या कह रहा है। अ फ्यू कॉन्सेप्चुअल टर्म्स, अब यहां पे आर है, वर है, हैव बीन और हैड है। ऑलरेडी प्रपोज टू रिवील रिलेशनशिप्स है ना। अब इसको यूज तो 1869 में किया गया, लेकिन कह रहा है कि कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स जो थे, है ना। अब जैसे यहां पे मान लो मैं आर लिखूं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हैव बीन लिखूंगा तो फिर से प्रेजेंट में हो गया, हैव भी प्रेजेंट में हो गया, तो यहां पे वर के साथ जाना पड़ेगा जो इकलौता यहां पे पास्ट की बात कर रहा है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि 1869 में ये पहली बार ये आया था कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो थे या कुछ जो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स थे वर ऑलरेडी प्रपोज्ड, उनको पहले ही सामने ला दिया गया था टू रिवील रिलेशनशिप डैश ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज हमें कंफर्म हो गई, ऑल एनवायरनमेंट नहीं होगा, यहां पे देयर एनवायरनमेंट होगा। यहां पे ऑल गलत है, तो ऊपर जो हमने ऑल को रिमूव किया था और देयर को सेलेक्ट किया था, इसका मतलब है ये चीज यहां से कंफर्म हो गई है। दूसरी बात है यहां पे फिर से वही पूछ रहा है, अमंग दोज ऑफ और बिटवीन, तो अमंग दोज और ऑफ को हटाना पड़ेगा, बिटवीन यहां पे हम फिर से लगाएंगे। तो एक ही तरह का जो क्वेश्चन है उसको देखो कई बार पूछ रहा है ये, इसमें फिर से बिटवीन आ जाएगा। यही सेम क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था। सो बिटवीन वाला जो आंसर है ये दो बार पूछा जा रहा है। ऑर्गेनिजम्स एक, देयर एनवायरनमेंट दो हो गए। ठीक है, अगर आपने एक गलत किया तो देखो दो दो आंसर्स गलत हो रहे हैं यहां पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 33 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 पे बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच जूलॉजिस्ट IG Hillery used the term
इथोलॉजी डैश द स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ डैश ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आईजी हिलरी ने यूज किया था टर्म इथोलॉजी किस लिए? टू द स्टडी ऑफ, फॉर द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ, इन द स्टडी ऑफ। अब यहां पे कोई एक जो है वो सेंस बना रहा है और वो सिर्फ इकलौता क्या है बेटा? फॉर द स्टडी ऑफ। किस लिए यूज किया था इथोलॉजी? फॉर द स्टडी ऑफ द रिलेशंस, रिलेशन की स्टडी के लिए इन्होंने यूज किया था। तो 33 तो बहुत सिंपल, इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉर। अब आगे, रिलेशंस ऑफ डैश ऑर्गेनिजम्स विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी इन द एग्रीगेट एंड इन द कम्युनिटी। ठीक है, स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ डैश ऑर्गेनिजम्स विद इन द फैमिली, द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, लाइव ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अ तो यहां से बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑर्गेनिजम्स प्लूरल है तो अ तो नहीं हो सकता। अब 34 में हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस हैं, द है, लाइव है, डेड है। देखो लाइव के लिए किया था कि डेड के लिए किया था, ये चीज स्पेसिफाइड तो नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए किया गया था, ये चीज तो कंफर्म है। सो रिलेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी इन द एग्रीगेट एंड इन द कम्युनिटी। ठीक है, एग्रीगेट में क्या रहते हैं और कम्युनिटी में क्या कहते हैं, ये चीज को इन्होंने रिलेशनशिप में पढ़ा। ब्रिटिश नेचुरलिस्ट सेंट जॉर्ज जैक्सन माइवार्ड proposed the term hexicology with regard to the study of the relations dash living creatures to other organisms। अब यहां पे पूछ रहा है study of relations dash living creatures। अब study of living organisms, study of relations dash living creatures to other organisms। अब इनका क्या होगा? for है, of है, within और in है, क्या हो जाएगा? study relations of living creatures टू अदर ऑर्गेनिजम्स। लिविंग क्रिएचर्स का क्या रिलेशन होता है किससे? अदर ऑर्गेनिजम्स से। तो यहां पे हमें ऑफ लगाना पड़ेगा, फॉर हटा देंगे, विद इन हटा देंगे, इन हटा देंगे। ये कुछ कॉमन सेंस वाले वर्ड्स हैं जिसमें आपको ऑफ लगाना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन है तो किसी का होगा। अब का के लिए हमारे पास में इकलौता वर्ड है, दैट इज ऑफ। सो इसीलिए रिलेशंस ऑफ लिविंग क्रिएचर्स की बात करी जाएगी। सो 35 भी जाएगा बेटा बी के साथ में। अगला 36 देखो क्या कह रहा है, लिविंग क्रिएचर्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर environment as regards the nature of the locality they frequent, the temperatures and the dash of light। अब amount of light, focus of light, share of light या quality of light, इसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे the temperature and the dash of light। अब अगर इसमें से मान लो फोकस, शेयर और क्वालिटी होना चाहिए तो ऐसा कोई रेफरेंस में ऊपर बात भी होनी चाहिए, नहीं हो रहा है, इसलिए क्वालिटी, शेयर और फोकस को हटाएंगे, अमाउंट की बात करेंगे क्योंकि यहां पे टेम्परेचर है तो वो भी घटने और बढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो इस वजह से हम अमाउंट ऑफ लाइट से इसको कनेक्ट भी कर देंगे कि कितना जो लाइट है वो घट रहा है और बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर है तो घटने बढ़ने कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए लाइट भी कितना घट रही है कितना बढ़ रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। सो फोकस, शेयर और क्वालिटी को हटा के इट वुड बी अमाउंट ऑफ लाइट which suit them, कितनी लाइट उनको सूट कर रही है। तो डेफिनेटली इसमें फोकस, शेयर और क्वालिटी, लाइट में शेयर, क्वालिटी और फोकस का तो मतलब नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे, लाइट के साथ में अमाउंट ऑफ लाइट विच सूट देम एंड द रिलेशंस टू द अदर ऑर्गेनिजम्स एज एनिमीज, राइवल्स और एक्सीडेंटल एंड इनवॉलंटरी बेनिफैक्टर्स। ठीक, अभी फिलहाल आगे हमें कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं मिल रहा है, आई गेस इतना ही है इसमें। चलो आगे देखते हैं क्या बात करते हैं। सिनोनिम्स की बात हो चुकी है, सिनोनिम्स का आगाज स्टार्ट हो चुका है। सिनोनिम्स क्या होते हैं? देखो सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको सिनोनिम्स कहा जाता है। सिनोनिम्स बना है सिन यानी कि सिमिलर और ओनिम्स मतलब नेम्स, तो ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम होते हैं इनको सिनोनिम्स कहते हैं। आपको करना क्या है, डायरेक्शंस पढ़ते हैं उसके बाद करेंगे क्वेश्चन ट्राई। पहला डायरेक्शंस कह रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 words or group of words। Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly। बहुत सिंपल सा काम है, आपको यहां पे एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, जैसे 37 वाले में इंपाउंडेड को अंडरलाइन किया गया है। अब इस इंपाउंडेड का एक भाई होगा जो उसकी जैसा ही मीनिंग दे रहा होगा। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा वाला जो वर्ड है वो इंपाउंडेड जैसा ही मीनिंग आपको दे रहा है। इतनी सी बात करनी और आपके हाथ में मार्क्स आ जाएंगे। चलो करते हैं इसको, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इंपाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोड। अब यहां पे जो फैमिली की प्रॉपर्टी थी उसको इंपाउंड कर दिया गया, किससे? कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उससे। अब यहां पे इंपाउंडेड का जो मीनिंग निकल सकता है वो कॉमन सेंस के हिसाब से क्या निकल सकता है, देखो
अब कोर्ट का ऑर्डर था तो या तो प्रॉपर्टी दे दी गई होगी या तो हड़प ली गई होगी, ठीक है। अब यहां पे देखो परमिटेड का मीनिंग तो नहीं निकलना चाहिए, पुट ऑन होल्ड हो सकता है, सोल्ड हो सकता है, देखो बेची तो नहीं जाएगी। अब यहां पे होल्ड पे भी नहीं लगा रहे हैं, या तो दे दो या तो जब्त कर लो, ठीक है। होल्ड पे लगाना, बेच देना, परमिट कर देना, ये सब नहीं। इंपाउंडेड लिखा है तो इसका मतलब है कॉन्फिस्केटेड, जिसका मतलब होता है जब्त कर लेना, दैट इज जब्त कर लेना, ठीक है। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त कर लेना या सीज कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस हैज बीन इम्प्यूग्न ऑफ द एक्सेसेस, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज था जो ऑपरेशंस का, उनको इम्प्यूग्न कर दिया गया फॉर द एक्सेसेस। अब इस इम्प्यूग्न का मतलब क्या है? ऑप्शंस में हमारे पास में है एक्सपेल्ड, फिर है हमारे पास में रिवॉर्डेड, फिर है चैलेंज्ड एंड देन गिवन अलाउंस। अब देखो अलाउंस दोगे इनको, ये तो मतलब नहीं बना रहा है यहां पे बेटा, अलाउंस तो नहीं देते हैं, हाँ ऑफिसर को हटा देंगे। रिवॉर्डेड हो सकता है, एक्सपेल्ड हो सकता है और चैलेंज हो सकता है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन हैज बीन एक्सपेल्ड फॉर द एक्सेसेस। अभी फॉर द एक्सेसेस मतलब ये चीज हो चुकी है या फिर ये एक ऐसा चैलेंज है, या तो खत्म हो गया है तो चैलेंज है। नाउ वी कैन से रिवॉर्डेड हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। एक्सपेल्ड नहीं करेंगे क्योंकि फिर फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेल्ड का मतलब है बाहर निकाल देना, तो फ्रॉम लगना चाहिए था, तो एक्सपेल्ड यहां से नहीं आएगा। क्या है? रिवॉर्डेड है, चैलेंज्ड है। इसका मतलब होता है चैलेंज करना, रिवॉर्ड करना नहीं, क्योंकि ये खत्म होने के बाद होता है रिवॉर्ड देना। सो इट वुड बी चैलेंज। तो इंपैक्ट का मतलब होता है चैलेंज कर देना किसी को, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट नंबर 39 पे आते हैं। 39 पे हमारे पास में है कॉग्निटिविस्ट एंड लिंग्विस्ट्स बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद इनेट क्वालिटीज। इनेट का मतलब क्या होता है? इनेट का मतलब होता है जो अंदर ही होती हैं, हमेशा से कहते हैं ना अंदरूनी या अंतर से जो होती हैं, उसको बोलते हैं इनेट। अब ये बायोलॉजिकल है, एक्सट्रिंसिक है, फिर है अननेचुरल। देखो एक्सट्रिंसिक तो बाहर हो जाएगा, बाहर वाले कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग दे रहा है, हमें सिनोनिम चाहिए तो एक्सट्रिंसिक तो बाहर हो जाएगा। कैसे मालूम चल रहा है? जिस भी वर्ड में EX आ जाएगा उसका मतलब आउट से होता है, लेकिन यहां पे इनेट था मतलब हमने क्या लिखा? अंदरूनी कॉन्टेक्स्ट से। अननेचुरल का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज जो नेचुरल ही नहीं है, बाहर हो जाएगा। बायोलॉजिकल का मतलब है जो चीज हेरिडिटरी आ रही हो, उस कॉन्टेक्स्ट में बायोलॉजिकल है। तो ये बायोलॉजिकल का मीनिंग नहीं है, इट वुड बी इंट्रिंसिक। मतलब क्या होता है? अपने आप अंदर से डेवलप होने वाला। सो इनेट वुड बी सिमिलर टू इंट्रिंसिक बेटा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पड़ेगा। चलिए अगला 39 के बाद नंबर 40, इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इंप्लीमेंट द रूल। ऑब्लिगेटरी जब किसी चीज के लिए कोई चीज हो जाती है तो वो चीज के साथ मैंडेटरी हो जाती है। तो मैंडेटरी ढूंढते मिल जाएगा, तो इसका आंसर मिल गया। सो इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इंप्लीमेंट रूल। अब यहां पे है कंपलसरी, बाय चांस, अननेसेसरी या प्रॉब्लमैटिक। कौन सा वाला? हमें क्या ढूंढ रहा था? मैंडेटरी। कंपलसरी या मैंडेटरी का मतलब सेम होता है, कंपलसरी या मैंडेटरी का मतलब सेम होता है। इट वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज कंपलसरी। सी बाहर, बी बाहर और डी बाहर, ठीक है। बहुत कॉमन सा वर्ड है ऑब्लिगेटरी। नंबर 41 देखते हैं। दे डिस्क्राइब द एक्ट एज अ ब्लेटेंट बिट्रेयल ऑफ फेथ। बीट्रे करना, किसी को धोखा देना, बुरी तरीके से चीट कर देने को बीट्रे करना बोलते हैं, ठीक है। तो बिट्रेयल ऑफ फेथ मतलब एकदम फेथ ही तोड़ दिया, बिल्कुल जो भरोसा था, जो लोगों का ट्रस्ट था, उसको बीट्रे कर दिया या तोड़ दिया। सो लॉयल है, ट्रैकरी है, फेथफुलनेस है, ऑनेस्टी है। इसको अगर मान लो आपको मीनिंग नहीं भी पता है तो ऑनेस्टी हटा देंगे, फेथफुलनेस हटा देंगे, लॉयल्टी हटा देंगे, बच क्या रहा है? ट्रैकरी बच रहा है। ट्रैकरी का मतलब क्या होता है? किसी के साथ धोखाधड़ी कर देना। सो ट्रैकरी वुड बी सिमिलर टू बिट्रेयल। बिट्रे कर देना, ट्रैकरी कर देना, डिसीट कर देना, ये एक वर्ड है डिसीट, इसका मतलब भी सेम होता है, ठीक है। डिसीट मतलब छल करना, धोखा करना किसी के साथ में। बहुत कॉमनली ये वर्ड भी यूज होता है डिसीट। चलो 42 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हाउएवर इफ इट मस्ट डिसाइड देन इट शुड डू सो ऑन द नैरोएस्ट ग्राउंड पॉसिबल, ठीक है। अगर डिसाइड कर भी ले तो नैरोएस्ट ग्राउंड का मतलब होता है बेटा कि सबसे कम मार्जिन पे करके करो। जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे गाड़ी चलानी है, तो पिताजी ने बोला नैरोएस्ट मार्जिन पे गाड़ी चलाओ। इसका मतलब है कि बस जितना मिनिमम हो सके उतनी गाड़ी चला लो, है ना। ज्यादा दूर मत जाना या बहुत दूर मत जाना, तो बस अपने गेट से लेके अंकल के गेट तक चला दी, बस खत्म बात। इसको नैरोएस्ट बोलते हैं, मतलब जो स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल हो सकता है, दैट इज द नैरोएस्ट।
तो यहाँ पे वाइडेस्ट है, स्लाइटली है, थिक है और स्मॉलेस्ट है। हमारे पास में ऑप्शन तो मिल चुका है स्मॉलेस्ट, यहाँ पे वाइडेस्ट गलत है, स्लाइटेस्ट गलत है, या स्लाइटली गलत है, थिक गलत है। देखो स्लाइटली तो पॉसिबल ही नहीं है, थिक और वाइडेस्ट में से थिक भी पॉसिबल नहीं क्योंकि ईएसटी लगा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम वाला। तो थिक, थिकर, थिकेस्ट आएगा, ये बाहर हो गया। स्लाइटली एडवर्ब हो गया है, लेकिन तब भी यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट भी नहीं कर रहा है। फिर वाइडेस्ट तो ऑपोजिट हो गया, स्मॉलेस्ट की बात करेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर बताना था, सो वाइडेस्ट नहीं होगा, वाइडेस्ट ऑपोजिट है इसका। 43 देखेंगे क्या कह रहा है। दिस इज akin to a contractual relationship that places obligations on the entities entrusted with data। ठीक है, akin का मतलब होता है बराबर, इक्वल। इसका मतलब होता है बराबर या इक्वल होना। मतलब जैसे कहते हैं ना कि तुम मेरे बिल्कुल भाई के समान हो, तो किसी चीज के समान होना या इक्वल होना, दैट इज akin। बहुत यूज हो रहा है, याद रख लीजिए। सो वी हैव रिमूव्ड सिमिलर, नैरो या अनपैरेलल। एक ही बच रहा है यार, रिमूव्ड हटाएंगे, सिमिलर हो जाएगा, नैरो नहीं है यहाँ से, अनपैरेलल नहीं है। इक्वल या सिमिलर या बराबर जब किसी चीज को दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं akin। फिर उसके बाद में हमारे पास में वर्ड्स है, वर्ड नंबर 44 देखिएगा है। Many communication problems can be attributed directly to misunderstandings and inaccuracies। अब यहां पे कह रहा है many communication problems can be attributed। attribute का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डायरेक्टली लिंक कर देना किसी चीज से, है ना, मतलब ऐसा साफ तौर पे कह पाना। सो एट्रीब्यूटेड है डायरेक्टली टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनएक्यूरेसीज। अनऑफिशियल, ट्रिब्यूट या डिसअप्रूव, तीनों कोई सेंस दे रहे हैं। ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को श्रद्धांजलि देना या किसी को डेडिकेट करना। अनऑफिशियल भी नहीं है, डिसअप्रूव भी नहीं है। क्या हो गया, एस्क्राइब, डायरेक्टली किसी चीज को रिलेट कर देना कि भाई इससे हमको साफ साफ ये समझ में आ रहा है, दैट वुड बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। 45 देखेंगे। The exemptions granted to state institution for acquiring information, for acquiring informed content from processing personal data in many cases appear to be too blanket। ठीक है, acquiring का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पा लेना, किसी चीज को जीत लेना, दैट इज acquire कर लेना। सो acquiring का मेरे को चाहिए सिनोनिम यहाँ पे। सो obtain है, lose है, thinking है एंड गिविंग है। सी लूज मतलब तो हार जाना, थिंकिंग में सिर्फ सोच रहे हैं, एक्वायर का मतलब हमने पा लिया है। सो गिविंग तो ऑपोजिट हो जाएगा, ऑब्टेन यहां पे इसका एकलौता सिनोनिम निकल रहा है बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। द मैनर इन विच दिस एक्सरसाइज हैज बीन अंडरटेकन लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। डिजायर्ड का मतलब क्या होता है, कोई और चीज की इच्छा करना कि यार थोड़ा सा और हो जाता, किसी चीज के बारे में सोचना, एक्सपेक्टेंसी दिखाना कि यार ऐसा होना चाहिए था। तो मतलब यू हैव डिजायर, चीजों को आना चाहिए, यू हैव टू आस्क फॉर दैट, यू हैव टू थिंक कि मेरे साइड वो चीज आ जाए। ठीक है, एक्सेप्टेंस वाले कॉन्टेक्स्ट में। सो यहाँ पे डिसलाइक है, अनलाइकली है, आज यहाँ पे आस्क्ड फॉर है और विश फॉर है। तो यहाँ पे जब डिजायर है, सो यू आर विशिंग कि समथिंग कुड हैपन। तो अनलाइकली, आस्क्ड, डिसलाइक्ड हटा के ऑप्शन सी दैट इज विश्ड फॉर के साथ में चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए 46 क्वेश्चंस करते हैं, कल की क्लास में फिर से करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस। तब तक आप इन सारी चीजों के जो भी एनालिसिस हैं उनको अच्छे से करिए, सारी चीजें समझते हुए करिएगा, सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।